हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के ऊपर लगातार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो अपलोड की जा रही हैं आप लोगों की तैयारी में और भी चार चांद लगाने के लिए। तो उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रैश कोर्स की अगली सीढ़ी पर चलते हैं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक, फर्स्ट वन टॉपिक, मेनिंजाइटिस। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमनली आजकल कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बहुत बार जो भी आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज होते हैं या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इन डिजीजेस को क्या करता है, मेनली फोकस रखता है, क्योंकि ये बहुत ही कम्युनिटी में कॉमन डिजीजेज हो चुकी हैं आजकल। कॉमन डिजीज इन कम्युनिटी। कम्युनिटी आजकल बहुत ही कम्युनिटी के अंदर ये कॉमन होने की वजह से क्या होता है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, इन सारे डिजीजेस को मेनली फोकस रखते हैं। तो उसी के अंदर हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, मेनिंजीज का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। और मेनिंजीज किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजीज होती है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजीज का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये होगा, मेनिंजीज का मतलब होता है या मेनिंजीज का मतलब होता है कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग होती है, अगर किसी भी रीजन की वजह से उन तीनों लेयर का या किसी भी पर्टिकुलर एक लेयर का उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या किसी और एक्सटर्नल इंजरी की वजह से हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजिस की बात करें तो मेनिंजिस होती है तीन, तीन मेनिंजेस होती हैं। तो तीनों मेनिंजेस की बात करते हैं अपन। सबसे पहली जो मेनिंजेस आती है वो आती है आपकी, ये तीनों मेनिंजेस आएगी। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मली DAP, ड्यूरामेटर, पायामेटर, नहीं नहीं सॉरी, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। ये तीन प्रकार की मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। मेनिंजेस का मतलब है मेनिंजियस, मेनिंजियस मतलब जो कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को एक्सटर्नल फोर्सेस से, एक्सटर्नल एक्सीडेंटल इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है। अगर इन तीनों लेयर में से किसी भी एक लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है या तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि मेनिंजेस ऑफ ब्रेन कौन कौन सी हैं और किस सिचुएशन सिचुएशन के अंदर है। तो ये देखो, सबसे आउटर मोस्ट, ये है मिडल लेयर, और ये है आपकी इनर मोस्ट लेयर। ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लास के किसी भी पॉइंट से, किसी भी एस्पेक्ट से अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेनिंजेस क्या है। मेनिंजेस के बारे में बताया तो मेनिंजेस क्या है, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की कवरिंग होती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक आ रही है सेप्टिक मेनिंजाइटिस और एक हो रहा है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि सेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, सेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो मेनिंजाइटिस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, सेप्टिक
मेनिंजाइटिस, वो कंडीशन आपकी कहलाती है सेप्टिक मेनिंजाइटिस। वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और अगर असेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब, असेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो सिचुएशन है या जो मेनिंजाइटिस है वो किसकी वजह से कोज हुआ है? वो हुआ है आपकी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वो हुआ है किसी आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर मेनिंजाइटिस कोज हो रहा है तो वो मेनिंजाइटिस क्या कहलाता है? सेप्टिक मेनिंजाइटिस है वो कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और मेनिंजाइटिस का जो मेन कोज होता है, मेनिंजाइटिस का जो मेन कोज होता है स्टूडेंट, कि मेनिंजाइटिस का जो मेन कोज है वो कौन सा होता है, ठीक है? मेनिंजाइटिस का जो मेन कोज है, मेन कोज की बात करें तो मेन कोज मैंने रेड रेड कलर से लिखा है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। वो है निसेरियाई मेनिंजिटाइड्स। निसेरियाई मेनिंजिटाइड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की अंदर, कि मेनिंजाइटिस का मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ से आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जिस जो भी क्लास आप अटेंड कर रहे हो, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, आपको वो चीज़ नहीं पता पहले से, तो प्लीज़ आप उसको अलग से नोट करके रखिए, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें तो आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेनिंजाइटिस की। तो मेनिंजाइटिस के अंदर जो मेन कोज है वो क्या है? निसेरियाई मेनिंजिटाइड्स। निसेरियाई मेनिंजिटाइड्स इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मेनिंजाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, साइन ऑफ मेनिंजाइटिस की अगर स्टूडेंट्स आप बात करो तो फर्स्ट वन जो साइन आता है वो आ रहा है हमारा कर्निंग साइन। फर्स्ट वन साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है? कर्निंग साइन। कर्निंग साइन के अंदर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे कर्निंग साइन के अंदर क्या किया जा रहा है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी गई है, जैसा कि आप इसको इस इमेज में देख सकते हो। पेशेंट को क्या किया गया है? सुपाइन पोजीशन दी गई है, उसके नी को फ्लेक्स किया गया है, उसके नी को हिप जॉइंट के ऊपर विथ हिप फ्लेक्स। ठीक है, नी कैन नॉट बी फुल्ली एक्सटेंड। ठीक है, उसके क्या किया, जो हिप जॉइंट है उसको फ्लेक्स किया गया। ठीक है, फ्लेक्स किया गया मतलब ये जो हिप जॉइंट आ गया और इसको यहाँ पे जो है सीधा था, इसको उठा करके अपन इस तरफ लेकर के, तो ये क्या हो गया इसमें टुवर्ड्स द मिड लाइन अगर कोई मूवमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, जब इस हिप जॉइंट को क्या किया गया? फ्लेक्शन किया गया। हिप जॉइंट को फ्लेक्स करने के बाद जब नी जॉइंट को हम स्टेबलाइज करके, यहाँ से स्टेबलाइज करके इसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो पेशेंट है उसको क्या फील होता है? पेन फील होता है। कहाँ पे? हेमिस्ट्रिंग मसल्स। हेमिस्ट्रिंग मसल्स। हेमिस्ट्रिंग मसल्स। हेमिस्ट्रिंग मसल्स के अंदर पेशेंट को क्या होता है? पेन फील होता है, और ये एक क्या है? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ऑफ मेनिंजाइटिस इज एन पॉजिटिव साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस का क्या है? एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि अगर ये साइन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है वो है। ये साइन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या किया? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी। सुपाइन पोजीशन के बाद इसमें क्या किया? हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट को क्या किया गया? फ्लेक्शन किया गया। हिप जॉइंट को फ्लेक्स करने के बाद नी जॉइंट से लेग को एक्सटेंड किया गया। नी जॉइंट से लेग को क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया, और लेग को एक्सटेंड करने की वजह से पेशेंट को हेमिस्ट्रिंग मसल्स, हेमिस्ट्रिंग मसल्स के अंदर पेन हुआ। तो वो कंडीशन या वो साइन क्या कहलाता है? कर्निंग साइन। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इसको याद रखना चाहो तो एक ट्रिक है, जैसे कि कर्निंग साइन की बात करें तो कर्निंग, कर्निंग का मतलब है कर। कर्निंग में एक आ रहा है कर, कर मतलब होता है हाथ। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब मेनिंजाइटिस में कर्निंग साइन, कर्निंग का कर का मतलब हाथ, हाथ नहीं, यहाँ पे बात करनी है आपको पैर की। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ब्रुड्सकिन साइन। ब्रुडजिंस्की साइन, ब्रुडजिंस्की साइन आ रहा है, या नेक साइन। ब्रुडजिंस्की साइन है वो नेक साइन है, उसमें क्या होता है देखिए स्टूडेंट, ब्रुडजिंस्की साइन या नेक साइन के अंदर क्या होता है नॉर्मली? नकल रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है। नेक के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? रिजिडिटी देखने को मिलती है। जैसे ही
पैसिवली फ्लेक्शन किया जाता है नेक का। जैसे ही पेशेंट सुपाइन पोजीशन था, एग्जामिनर ने, जो एग्जाम आप देख रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया, उसको फ्लेक्स किया, उसकी गर्दन को क्या किया, फ्लेक्शन किया। नॉर्मली सुपाइन पोजीशन सीधा था, उसकी गर्दन को थोड़ा सा फ्लेक्स किया। फ्लेक्स करते ही उसके नेक रीजन के अंदर उसको क्या फील होता है, पेन फील होता है। ठीक है, पेन फील होता है, तो वो है अपना ब्रुडजिंस्की साइन। वो कौन सा साइन है, ब्रुडजिंस्की साइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइन है। इमेज भी यहाँ पे ऐड की गई है, ताकि अगर आपको एक, जो आपका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए यहाँ पे डालता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा साइन चेक किया जा रहा है, किस डिजीज में चेक किया जाता है, कहाँ पेन की लोकेशन होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है इमेजेस के थ्रू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, मेनिंजाइटिस के अंदर एक और साइन आता है आपका, नक्कल रिजिडिटी। ठीक है, नक्कल रिजिडिटी। तो नक्कल रिजिडिटी की अगर मैं बात करूं, तो नक्कल रिजिडिटी में, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, पेशेंट के नेक के इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट को पेन फील हो रहा है। इस एरिया के अंदर पेशेंट को क्या है, स्पाज्म, नेक की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या हो रखा है, स्पाज्म हो रखा है, रिजिडिटी आ रखी है, जिसकी वजह से पेशेंट है वो नेक मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो गए। नेक मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट, नेक मूवमेंट्स आर लिमिटेड। नेक के मूवमेंट्स है वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, और लिमिटेड होने की वजह से वहां पर क्या है, पेशेंट को पेन फील हो रहा है। तो ये है नकल रिजिडिटी का साइन। यहाँ पर आपको नॉर्मली अगर कोई पूछे, तो नॉर्मली आपको मेनिंजाइटिस के अंदर तीन प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं, नकल रिजिडिटी, ब्रुडजिंस्की साइन है, और कर्निंग साइन। ये तीनों साइन है वो, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मेनिंजाइटिस के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं बिना देरी किए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, देखना जी। नॉर्मली क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज, क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एन ऑटो इम्यून इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन की एक प्रोसेस होती है। क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। क्या होता है, डीमाइलिनेशन। स्टूडेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेन ऑर्गन कौन से हैं, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व। ये तीनों चीजें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हो क्या रहा है, देखना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या होता है, डीमाइलिनेशन होता है। डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन की प्रोसेस होती है, कहाँ होती है डीमाइलिनेशन, कहाँ होता है, तीन चीजों का होता है। पहला होता है ब्रेन, दूसरा हो जाता है स्पाइनल कोड का, और तीसरा होता है आपके ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व कहाँ सप्लाई होती है, आई में, आई के लिए या विजन के लिए, विजन के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल जो cranial नर्व है वो आपकी ऑप्टिक नर्व है। तो डीमाइलिनेशन होता है, किस किस का होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन होता है, कहाँ होता है, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डीमाइलिनेशन किसका, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व, इनका क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन। अब डीमाइलिनेशन क्या होता है, डीमाइलिनेशन एक प्रोसेस है या फिर एक डिसऑर्डर है, जो कि ऑटो इम्यून की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि ऑटो इम्यून, अपनी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी
चीजों के खिलाफ या अपने सिस्टम के खिलाफ, अपनी ही सेल्स के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, अपनी ही सेल्स को वो अगर एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उनके खिलाफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो वो डिजीज होती है हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, डीमाइलिनेशन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीमाइलिनेशन से एक वर्ड बन रहा है, डीमाइलिनेशन से पहले एक वर्ड बनता है माइलिनेशन। देखना जी, माइलिनेशन क्या चीज, माइलिनेशन। माइलिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसा कुछ ऐसा सा न्यूरॉन होता है। आई थिंक डायग्राम अच्छा कहाँ बना है। ठीक है, ये होता है एक्सॉन, ये होते हैं डेंड्राइट्स, जिन जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, ये होता है बॉडी, न्यूरॉन का बॉडी ये होता है। ठीक है जी। डीमाइलिनेशन के जो माइलिनेशन है, माइलिनेशन क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर, उन न्यूरॉन्स के ऊपर, सारी जगह नहीं, कुछ न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक्सोन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। एक्सोन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है, जो कि रेड कलर से मैं यहाँ पर डेनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो माइलिन की जो एक फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है, ये जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो क्या कहलाती है, आपकी माइलिन शीथ कहलाती है। ठीक है, ये है आपकी माइलिन शीथ, माइलिन शीथ है, ये माइलिन की शीथ है। और ये माइलिन शीथ किससे बनी हुई होती है स्टूडेंट, याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे तो बताना जरूर, फॉस्फोलिपिड की। माइलिन की जो शीथ होती है वो किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। और इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है, इस माइलिन शीथ का मेन फंक्शन होता है इम्प्रूव द nerve conduction, improve the nerve conduction ability of neuron। ये क्या करती हैं, जो माइलिन की जो शीट होती है, अगर जिस भी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होता है, उस न्यूरॉन के द्वारा जो मैसेज, जो इम्पल्स है, उनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्पीड के साथ होता है। ये क्या करती है, जो माइलिन की शीट होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है न्यूरॉन को, कि वो नर्व की जो कंडक्शन है या नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है, उसको अच्छे से कंडक्ट कर पाए, उसको अच्छे से वो क्या कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए अपने अनोदर न्यूरॉन, वन न्यूरॉन टू अनोदर न्यूरॉन। ठीक है, अब डीमाइलिनेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी इन डीमाइलिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीमाइलिनेशन की। यहाँ पे डीमाइलिनेशन, फ्रेंड्स डीमाइलिनेशन की जब मैं बात करूं, तो डीमाइलिनेशन के अंदर देखना, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ डीमाइलिनेशन की। तो डीमाइलिनेशन की अगर हम बात करेंगे, तो डीमाइलिनेशन के अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून की वजह से वहां पर क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब जो माइलिन की जो शीथ है, माइलिन की जो शीथ है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाती है। देख रहे हो आप कैसे इसको बीच बीच से खाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाती है, डैमेज होते हैं। सेम इसी प्रकार से इधर भी हो जाती है ये। ठीक है, ऐसे माइलिन की शीत है वो क्या हो जाती है,
डैमेज हो जाती है। और माइलिन की शीट डैमेज होने की वजह से क्या होता है, डिक्रीज नर्व कंडक्शन ड्यू टू द डैमेज ऑफ माइलिन शीट, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट, माइलिन की जो शीट है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डिक्रीज नर्व कंडक्शन, डिक्रीज नर्व कंडक्शन एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। उस कंडीशन माइलिन की शीथ के डैमेज होने की वजह से इन पर्टिकुलर न्यूरॉन्स की क्या होती है, जो नर्व कंडक्शन की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस वजह से वहां पे क्या होते हैं, इंडिविजुअल के अंदर साइन एंड सिम्टम्स वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अपनी सेल्स के खिलाफ ही क्या बना देती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और अपनी सेल्स को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। अब डीमाइलिनेशन के अंदर मैं समझा ही चुका हूँ आप लोगों को कि डीमाइलिनेशन के दौरान क्या होता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है एक्सोन्स, नर्व न्यूरॉन्स के एक्सोन के ऊपर माइलिन की शीथ पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की। ठीक है। और वो फाइबर्स है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाती है। जो आपकी माइलिन की शीथ है, कहाँ कहाँ डैमेज होगी, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ऑप्टिक नर्व के अंदर। कहाँ कहाँ डैमेज हुई, एक तो होगी आपकी फाइबर इन ब्रेन, आई ऑप्टिक नर्व के और स्पाइनल कॉर्ड के, ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और इस माइलिन के शीथ के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा था स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो होने की वजह से वहां पे क्या कॉज हो जाती है, कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस वजह से वहां पर आप लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। चलते हैं बात करते हैं कॉजेज की। अगर कॉजेज की बात करें तो सबसे पहला कॉज ही लिख दिया हमने, ऑटो इम्यून डिजीज। अब इस ऑटो इम्यून डिजीज आपको ये पूछे कि सर इस ऑटो इम्यून के होने का क्या रीजन था, कि सर ये ऑटो इम्यून इतने दिन तो नहीं थी, ये अचानक से ऑटो इम्यून में कैसे कन्वर्ट हुई, इसका रीजन अननोन है। अननोन है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं या बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, वो कुछ कुछ रीजनों को एक्सप्लेन करती है, बट वो आज तक मतलब फुल्ली प्रूव्ड नहीं हो पाए। नेक्स्ट हो सकता है कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। नेक्स्ट बात करें तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, ये मेन कोज है। ठीक है जी, ये मेन कोज है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है किसी चीज से, किसी इंडिविजुअल को क्या थी, एलर्जी थी, और एलर्जी होने की वजह से उसने क्या किया, वहां पे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी अफेक्ट कर दिया उस एलर्जिक ने या उस एनाफाइलेटिक रिएक्शन ने। एलर्जी या एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोल सकते हैं अपन इसको। एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनाफाइलेटिक शॉक इज अबाउट एपिनेफ्रिन। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, एम्स 2016 की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम थी नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें आ चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ, तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। देखो, अब नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, ब्रेन हो रहा है, स्पाइनल कोड हो रहा है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहां पे विजन पे अफेक्ट पड़ना। ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो रही है तो यहाँ पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, विजन का। तो आप अगर ऑप्टिक नर्व के अंदर डीमाइलिनेशन की अगर प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शंस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे।
ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शन है वो क्या नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब है विजुअल डिस्टरबेंस आने के चांसेस ज्यादा है। क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? विजुअल डिस्टरबेंस, जैसे कि ब्लड विजन, विजुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है तो सेंसरी प्रॉब्लम आ जाती है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, एक के दो दिखने लग जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है कि ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। नेक्स्ट वन है नाइस्टिगिमस। ठीक है, निस्टिगिमस है। निस्टिगिमस का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पेशेंट की आईज हैं वो बहुत ही रैपिडली और रिपीटेटिवली, रैपिड, रिपीटेटिव और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करती है। नाइस्टिगिमस का मतलब होता है रैपिड, रिपीटेटिव और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं अपन नाइस्टिगिमस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू आ सकता है कि नाइस्टिगिमस का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज भी मेरे जिनको नाइस्टिगिमस का मतलब नहीं पता। तो नाइस्टिगिमस का मतलब क्या होता है, रैपिड, अनकंट्रोल्ड और रिपीटेटिव आई मूवमेंट होते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, नाइस्टिगिमस कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल्स डिस्फंक्शन, नर्वस। इसमें यहाँ पे स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि लोअर बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, जो नर्व रूट जा रहा है, जो नर्व जा रही है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, स्पाइनल कोड से। और जो लोअर बॉडी की आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज को कैरिंग करने की कैपेसिटी हो जाएगी कम, तो वहां पर हो जाएंगे मसल्स के डिस्फंक्शन। तो लोअर बॉडी की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी, जैसे कि हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, गेट डिस्फंक्शन हो सकता है। गेट डिस्फंक्शन का मतलब हो गया बैलेंस डिस्टरबेंस, बैलेंस डिस्टरबेंस। बैलेंस डिस्टरबेंस को चेक करने के लिए, गेट डिस्टरबेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, रोज क्लासे अटेंड कीजिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बैलेंस डिस्टरबेंस के लिए अपन टेस्ट करते हैं रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट, पेशेंट को बोलेंगे सीधे खड़े हो जाओ, अपने पैरों को सटा करके पैरों को मिला लो, उसके बाद अपनी आंखें बंद करो। अगर उसके बाद पेशेंट आंखें बंद करने के बाद पैर सटा के आंखें बंद करके खड़े रहने पे अगर पेशेंट अपना बैलेंस मेंटेन कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है। अगर वो गिर जाता है या वो फॉल डाउन है, अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता अपनी बॉडी का, तो इसका मतलब है कि ब्रेन स्टेम के अंदर क्या है, गड़बड़ है। रोमबर्ग टेस्ट क्या बताता है, फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वन आता है कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होगा। जब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले लाइन में बता दिया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा। वो काम कौन करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को मास्क करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक पॉइंट याद रखना, corticosteroids are mask the inflammatory symptoms, mask the inflammatory symptoms। corticosteroids mask the inflammatory symptoms, ये क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी का, जो नॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको भी मास्क कर देते हैं, उसको भी कवर कर देते हैं। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इसके अंदर यहाँ पे इम्यून है वो इम्यूनिटी को, इसका मतलब इनडायरेक्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, मसल्स के अंदर डिस्फंक्शन हो रखा है, स्पाज्म ट्विस्टिंग वगैरह आ रखी है, तो मसल्स रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, की मैनेजमेंट का मतलब हमारा मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए इंडिविजुअल की फिजिकल थेरेपीज के ऊपर, क्योंकि वहां पर नर्व कंडक्शन है, माइल डीमाइलिनेशन की वजह से क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड और आपका ऑप्टिक नर्व है, उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर जो
नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन था, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन था, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से वहां पर आपको क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहे हैं। जो लोअर लिम्स हैं वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की बॉडी को बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए, गेट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को फिजिकल थेरेपी देनी होगी। फिजिकल थेरेपी इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ फिजियोथेरेपी। क्या करनी है, फिजियोथेरेपी हमें पेशेंट को देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, फैमिली एजुकेशन देना है। फैमिली एजुकेशन का मतलब ये है कि हमें पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, की मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, क्यों होता है, और अब जब हो चुका है तो उस कंडीशन को हमें कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे हम इन सैन्य सिम्टम्स को कंट्रोल रख सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है, कैसे हमें पेशेंट को उसकी डेली एक्टिविटीज के अंदर उसे सपोर्ट करना है। तो फैमिली एजुकेशन करना है। उसके बाद बावल एंड ब्लेडर ट्रेनिंग। बावल एंड ब्लेडर ट्रेनिंग के लिए हम बात करें तो बावल और ब्लेडर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को हमें, नॉर्मली क्या था, स्पाइनल कॉर्ड थी आपकी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, लोअर लिम्ब में एंड जेनाइटो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या करती है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या करती है, नर्व को, नर्व रूट सप्लाई होती है। जो लोअर लिम्ब के जो नर्व होती है वो, और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के जो नर्व होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं स्पाइनल कोड से। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम ये कह रहे हैं कि स्पाइनल कोड के अंदर क्या हो रहा है, डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन हो रहा है जी। अब डीमाइलिनेशन हो रहा है तो वहां पे मैं ये भी कह रहा हूँ साथ के साथ में, हम ये भी कह रहे हैं साथ में कि डीमाइलिनेशन की वजह से जो नर्व की, जो नर्व ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी थी, नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने की जो कैपेसिटी थी न्यूरॉन की, वो क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो वहां पे क्या होगा, लोअर लिम्ब अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हमने मसल रिलैक्सेंट दे दिए। ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है, उसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, यूरिन के ऊपर फिकल मटेरियल, मतलब स्टूल पास आउट में, यूरिन पास आउट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि स्पाइनल कोड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। स्पाइनल कोड है, उसके अंदर नर्व का जो ट्रांसमिशन है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, जो कंडक्शन होता है, वो प्रॉपर हो चुका है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, बावल और ब्लेडर ट्रेनिंग है वो इंक्लूड करके पेशेंट को बावल और ब्लेडर ट्रेनिंग है वो हमें देनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्लासें आप लोगों के लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होंगी। आप लोगों के लिए नए फैक्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहे होंगी, आप लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के बने रहिए मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।